तेलंगाना की आवाम को समझना है कि धोखेबाज का साथ देना है कि रेवंत अन्ना जो हक पे है, जो एक सच्चे कायद है और आज हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे, उनका साथ देना है। और मैं जैसा पहले बोलते हुए आया, केसीआर बी टीम है बीजेपी की, स्कीम में 1.7 लाख करोड़ खर्च करने वाले। तो केसीआर साहब का बोलना है कि हम एक वक्त पे ये रकम नहीं देंगे, हम वक्फे के हिसाब से, इंटरवल्स के हिसाब से। तो यहाँ है जगली, कल गिमिक बोलते हैं। केसीआर का हर वक्त यही फलसफा है, एलोकेशन एक अमाउंट होता, रिलीज एक अमाउंट होता और हकदार तक अमाउंट एक पहुंचता। तो ये क्या है, बातों का हेरा फेरी है जो केसीआर साहब कर रहे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हुजूराबाद के इलेक्शन के बाद ये दलित बंधु जो स्कीम है वो कोने में चली जाएंगी। केसीआर साहब इस पे तवज्जो भी नहीं देंगे। क्यों बोले तो आपको मैं मिसाल के तौर पर, माजी में आप जब जाएंगे तो आप देख लेंगे, डबल बेडरूम फ्लैट का वादा करें, मिला डबल बेडरूम फ्लैट, चल शादी मुबारक बोले, कहाँ मिला? पिछले साल पिछले साल 16,000 एप्लीकेशन है। रेतु बंधु की बात करें आप, मैं बोल रहा हूँ 50% जो किसान है उनको पैसे मिले। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात आप मिशन भाग्यरता बोले, मिशन कालेश्वरम बोले, मिशन भाग्यरता 40% सिर्फ घरों तक पानी पहुंच रहा। अब हर जगह देइए, एलोकेशन एक अमाउंट हो रहा, रिलीज एक हो रहा और हकदार तक पहुंच रहा। तो पिछले आगे से मैं माजी से देख लेते हुए आया तो उनका कोई भी स्कीम मुकम्मल तरीके से पूरा ना हुआ, पूरी स्कीम नाकाम हुआ। जैसा और एक बार आसारा स्कीम भी देख लीजिए, पेंशन का किसको मिला? ठीक है, कुछ नौकरियों की बात कर लीजिए, आज रियासत तेलंगाना में 2 लाख वैकेंसीज है, क्या नौजवानों को रोजगार मिला, नौकरी मिली? तो फिर मैं कैसा मानूं कि ये दलित बंधु स्कीम मुकम्मल तरीके से 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा मुकम्मल तरीके से होगा और मुकम्मल तरीके से दलित भाइयों को ये रकम मिलेगा? मैंने मानने को तैयार हूं। ठीक है सर, जब ये टीआरएस गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है कि आप जितने भी स्कीम्स के बारे में बोले हैं, जब इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं या आप फिलहाल जो दलित बंधुओं की जो स्कीम की बात है, तो आपको इजाजत है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता कि आप प्रोटेस्ट करिए, पूछिए, आप उनसे जाके अकाउंटेबिलिटी लीजिए आप उनसे। देखिए प्रोटेस्ट की, देखिए हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो नए टीपीसीसी सदर है, वो दलित गिरिजना आत्मगौरव ढंडोरा बोलकर ऐलान कर डाले। पहले सबसे बड़ा हमारा इजलास इंद्रावली में हुआ, फिर उसके बाद में महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, उसके बाद में मिर्चल में आप हो रहा। तो अल्लाह के फजलो करम से रेवंत अन्ना पूरी रियासत तेलंगाना के आवाम के दरमियान में जाके ये शऊर बेदार कर रहे कि दलित स्कीम क्या है और केसीआर किस तरीके से वादा खिलाफी कर रहा और किस तरीके से दलित भाइयों का, एसटी भाइयों का, मुसलमान भाइयों को इस्तेमाल करते हुए वोट ले रहा और स्कीम्स को मुकम्मल तरीके से कामयाब नहीं कर रहा। तो हम तो शऊर बेदार कर रहे, रेवंत अन्ना कर रहे, हर वो कांग्रेस का कायदी, हर कोई करा देखिए, दलित या मुस्लिम जो वोट्स हैं, हम दलित के भाई, हम दलित के खिलाफ नहीं, हम दलित के भाई हैं, हम एससी के साथ हैं, हम एसटी के साथ हैं, हम बीसी के साथ हैं, मुसलमान भाई के सबके साथ हैं, मगर हकदार को जो रकम पहुंचना है, हकदार को जो स्कीम से फायदा है वो नहीं हो रहा, बल्कि हमारा मुतालिबा ये। तो आज जो आग देखिए, आग बबूला जो हम हो रहे वही वजह से हो रहे। आप दलित बंधु ऐलान करें, आप ऐलान करें, क्यों बोलते आपको सिर्फ इलेक्शन मद्देनजर, इलेक्शन जहन में रख के आप कर रहे हैं ये बात। अगर आप हमदर्द रहते तो इससे पहले आप करें, कुछ नहीं करें आप बता दो कहाँ फायदा हुआ रियासत तेलंगाना में, किसको फायदा हुआ? आप बंगारू तेलंगाना बोले, कहाँ बंगारू तेलंगाना बना साहब? मेरे को बताओ, बंगारू तेलंगाना कहाँ बना? कुछ भी नहीं बना, हर स्कीम फ्लॉप। एक मिनट, मेरे हिसाब से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब वो अपने वादे पूरे करती है, जब परफॉर्म करती है, तब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, आवाज हो। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ बोलने के लिए, रेवंत साहब आने से पहले, आपके प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बात नहीं थी, कांग्रेस में आवाज नहीं थी, लेकिन अब देख रहा हूँ कि मैं आवाज बहुत ऊंची हुई है। देखिए, हो सकता है कि आने वाले टाइम में केसीआर की गवर्नमेंट जो है, टीआरएस गवर्नमेंट जो है, वो शायद आपके आवाज पे सारे वादे पूरे करेगी। तो उठाइए, मैं आपसे कहता हूँ। देखिए, हम तो मुद्दा उठा रहे, और जब माजी की बात है तो माजी में भी जितने भी हमारे कांग्रेस के कायदीन है, कांग्रेस जमात कभी भी सड़कों पे थी, हमारे कायदीन रह दो, हमारे कार्यकर्ता रह दो, हमारी महिला टीम रह दो, हर वो हमारी टीम पूरे आवाम के दरमियान थी और पूरे नाकामयाबियाँ टीआरएस की बयान करी थी। मगर ये वक्त अब जो हमारे नए टीपीसी सदर है, ज़रा ये जलाली किस्म के फायर ब्रांड है, तो इनके काम करने का तरीका कुछ और है।
और हमारे रेवंत अन्ना का ये मानना है कि हम पहले पूछेंगे, आप नहीं देंगे तो आपका गिरेबान पकड़ के हम ले लेंगे, हमको हक हासिल करने आता और हम जोरों और शोरों से करेंगे, हम जुल्म ना सहेंगे ना हम जुल्म करेंगे। तो वो मसले को जब आ जाती बात तो रेवंत अन्ना जैसा टीपीसी सदर बने तो एक हलचल हो गई पूरे कांग्रेस में, पूरे में जोश और खुरोश पैदा हो गया। तो हम क्या है, हम भी जिस तरीके से वो फायर ब्रांड है, हम भी फायर ब्रांड बनकर ही हम टीआरएस के आवाम के दरमियान पहुंच के जो नाइंसाफी हुई तेलंगाना में, हम उसको इंसाफ में तब्दील करना चाह रहे हैं और हक की आवाज को बुलंद करना चाहिए। बराबर नहीं, आपको कोई रोका नहीं है आपके हिसाब से, तो उसके पर आवाज उठाइए और आप उनको परफॉर्म कराइए जो स्टेट के लोग के लिए अच्छा होगा, ओवरऑल अपने तेलंगाना स्टेट के लिए अच्छा होगा पहला जी। और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि हम जब बात करते हैं स्कूल्स की, स्कूल रीओपन होने वाले हैं सितंबर में, ठीक है, यहाँ पर AIMM ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रणदीप गुरेरा ICMR जी, उनकी एक स्टेटमेंट आया था, उसमें ये बताए थे कि ये जो वेव है, थर्ड वेव विल हिट आवर कंट्री, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में, और सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, तो इस पे क्या व्यूज है आपके? देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट वेव आया, जब टीआरएस की हुकूमत अवेयरनेस स्कीम्स ने लाई, अवेयर ने करी कि कोविड आने वाला है, मुकम्मल तरीके से नाकामयाब, हर जगह लोग मर रहे थे, परेशान हाल, अफरा तफरी मची हुई थी। सेकेंड वेव के वक्त भी वही हुआ। अब जब थर्ड वेव आ रहा, ICMR के चीफ रणदीप गुलेरिया ऐलान कर डाले, WHO ऐलान कर डाले, CCMB ऐलान कर डाले कि सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, मैं बोल रहा हूँ, वही तो बोलना चाह रहा हूँ, जब ऐलान हो चुका कि थर्ड वेव हिट करने वाला है, तो टीआरएस की हुकूमत पहले तवज्जो ये देना कि हमारे तेलंगाना में सहूलतें कितने, आप अस्पताल का मुआयना करें, आप अस्पताल का मुआयना नहीं करें। अब हेल्थ मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो किसके पास है? केसीआर साहब के पास है। आप कोई भी इंतजाम करें थर्ड वेव के लिए, कोई इंतजाम नहीं दिख रहे, और ये थर्ड वेव बोला जा रहा है कि अल्लाह ना करे, हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ना करे ये हो, मगर ये थर्ड वेव छोटे बच्चों को मुतासिर करने वाला है। तो आप मेरे को बोलिए सहूलतें क्या है? अब थर्ड वेव खुदा ना खास्ता हिट कर दिया तो अब वैक्सीनेशन भी मुकम्मल तरीके से पूरा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में कुल मिला के 40% वैक्सीनेशन हुआ। जब 70% वैक्सीनेशन हो जाएगा तो ह्यूमन इम्यूनिटी बढ़ जाएंगी और ह्यूमन शील्ड बन जाएगा, जब ये वेव का कोई असर नहीं होगा। मगर अब 40% के हिसाब से वेव तो हिट करने वाली है। इंतजाम क्या है आप मेरे को बोलिए। केसीआर साहब से बोल रहा हूँ, आप इंतजाम नहीं करिए, आप अवेयरनेस स्कीम्स नहीं चलाए, आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स को मुनक़िद नहीं करिए, उसके बाद में आप ऐलान कर दे रहे क्या हो, तो स्कूल्स खोल दो और एक नॉर्म्स भेज डाले, थोड़े पैरामीटर्स भेज डाले, आप क्या बोले तो स्कूल्स खोल दो। अगर से स्कूल्स में बच्चे जाएंगे और अगर से बच्चे ये कोविड के वबा से मुतासिर हो जाएंगे तो जिम्मेदार कौन है? और आप पिछले बार हम मुतालबा करते गए कि ये जो कोविड का इलाज है आरोग्यश्री में आप शामिल करो, आप शामिल करें, नहीं करें, क्योंकि आपके खजाने खाली हो चुके, आपके पास दौलत नहीं है। तो ये बार भी आप करने वाले हैं या नहीं है? मैं पूछना चाह रहा हूँ केसीआर साहब से कि आप आरोग्यश्री में शामिल करने वाले हैं या नहीं करने वाले? इसका तो कोई ऐलान नहीं करे, कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। मैं हर वक्त उस्मानिया अस्पताल में मेरा मुआयना रहता, मैं गांधी में मुआयना रहता, किनकोटी अस्पताल में मुआयना रहता, कोटी अस्पताल में मुआयना रहता, मैं महावीर अस्पताल को जाते तो मैं जाके वहाँ तहक़ीक़ात करा, कोई इंतजाम नहीं है। उसके इंतजाम नहीं होने के बावजूद केसीआर का क्या काम है? पहले इंतजाम करना, उसके बाद में स्कूल का ऐलान करना। अब वो सितंबर 1 से स्कूल खुलने वाले, जिम्मेदार कौन? कुछ भी होगा बच्चों को तो जिम्मेदार रहेगा केसीआर जी। तो सर उस पर आप रिक्वेस्ट है कि आवाज उठाइए, क्योंकि मैं भी देखिए हम तो जितना हो सके अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक़िद करने वाले कि बचना है तो किस तरीके से आपको बचना। सबसे पहले अगर से ये कोविड वबा से कोई बच सकता तो वैक्सीनेशन लेना, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लेंगे तो आप बच सकेंगे। अगर से आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो जिस तरीके से माजी में लोग परेशान हाल में थे और हर घर में एक मौत हो रही थी, हर घर में एक मरीज था कोविड वबा से, वही हाल लौट के वापस आएगा, दोहराया जाएगा। अल्लाह ना करे वैसा ना हो। तो हम तो हर जगह शऊर बेदार कर रहे लोग में कि थर्ड वेव आने वाला है, वैक्सीन लेइए, सैनिटाइज
इस्तेमाल करिए, मास्क इस्तेमाल करिए और हुजूम के दरमियान मत जाइए, हुजूम में ना आप दावतों में शिरकत करिए और हुजूम की जगह से आप ज़रा परहेज़ करिए। हम जितना करना है कर रहे, पर केसीआर साहब का क्या है, इन्हें तो कस्टोडियन है, इन्हें तो वजीर आला है, इनका काम है। अब इन्हें करते या नहीं करने वाले, क्या आप गफलत की नींद में अभी भी सो रहे? शराब पी के अक्सर तो सो जाते हैं, शराब पी के आदत हो गई। जब 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल भी जब असेंबली में आया, जब तक शराब चल रही थी, जैसा शराब हो गई बिल पार्लियामेंट में चले गया, सो गए उन्होंने। आज तक हुनूदगी के शराब के नशे में सो रहे, बिल वहाँ है, अभी भी उन्होंने हुनूदगी में रहने वाले। अब सिर्फ उठे हुए क्यों है, ज़रा शराब की बोतल कोने में रख के उठे हुए क्यों है? तो उनको हुजूराबाद का इंतखाबात जीतना है। अब मैदान जंग है, मैदान जंग में उनका मुखालिफ है एट्टला को हराने की फुल कोशिश में लगे हुए रहेंगे। जैसा इंतखाबात होता फिर बॉटल लेते बढ़ जाते। कांग्रेस कॉन्टेस्ट करेगी, बराबर कॉन्टेस्ट करेंगे। पिछले 2018 में 68,000 वोट्स आए थे और ये बार भी हम तगड़ा मुकाबला करेंगे। हम सबसे बेहतरीन अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और अल्लाह की वजह से ये टाइम रेवत ना है, हम पूरी कांग्रेस जमात मारेंगे। काउंटर करेगी या चाहे बीजेपी को हो या, देखिए हमारे को काउंटर, हम काउंटर करना है तो हमारा कांग्रेस जमात का एक ही काम रहेगा, जितने भी वादे केसीआर साहब करे तेलंगाना में पूरे नाकामयाब है और पूरे वो वादों का हम खुलासा करेंगे, पूरे स्कीम्स की तफसीलात हम पेश करेंगे कि किस तरीके से कि केसीआर पीवट, बट्टेबाज, झूठा, दगाबाज रियासत तेलंगाना में कैसा जुल्म सितम कर रहा और तानेशाह बन के किस तरीके से जुल्म ढारा हमारे रियासत तेलंगाना की आवाम पर, हम वो चीज़ बेदार करेंगे। अब हुजूराबाद के लोग को ये समझना है कि ये जो केसीआर है, ये जो पैसा इस्तेमाल कर रहा फिर वह स्कीम के ज़रिए से सिर्फ वोट हासिल करने, उसके बाद में उन्हें पलट के भी हुजूराबाद को नहीं देखेंगा। तो आवाम के दरमियान हम ये शऊर बेदार करना चाह रहे कि समझो कि आपका जो वज़ीर आला है उन्हें धोखेबाज है, तो हमारा काम वही रहेगा। क्यों? तो साहब अगर से आपकी हुकूमत है, आप अगर से राह अमल कोई लाना चाह रहे, स्कीम्स लाना चाह रहे, 100% है, 100% में 70% भी आपका स्कीम कामयाब हुआ तो हम उस वज़ीर आला की सताइश करेंगे और स्कीम्स की भी सताइश करेंगे। 40% भी नहीं है मुकम्मल तरीके से कामयाब हो रही है स्कीम्स, फिर आप कैसा खामोश बैठना, ये तो पूरा आप खुलासा करेंगे। अब हुजूराबाद का जो आवाम है उसको तय करने का है कि कांग्रेस का साथ देना है या केसीआर का साथ देना है या बीजेपी का साथ देने का है। तो दगाबाज तो हम साबित कर देंगे। और अब जो ये ढंडोरा जो हो रहा है, ये बताएगा कि चाहे टीआरएस हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कौन रूल करेगी, चाहे हुजूराबाद में हो या फिर अपना तेलंगाना स्टेट में हो। हम तो फतेहाब होने वाले हैं, पीछे नहीं उठूंगा कि कोई भी पार्टी हो, हमारे पास इलेक्शन 2023 में है, लेकिन ऐसा लगता है कि तैयारी जो है इलेक्शन की अभी से तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए तैयारी कोई रेस में है, वो तैयारी ये भी वजह है एक कि जितनी नाइंसाफ़ी रियासत तेलंगाना में हो रही शायद ही कोई दूसरी रियासत में हो रही, तो हम मुखालिफ जमात हैं तो हम आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो ये जो धोखा हो रहा, धोखे से अगर से बेदार हो जाएगा रियासत तेलंगाना का आवाम बेदार हो जाएंगी तो अगली बार ये गलती नहीं करेंगी। तो केसीआर सिर्फ सिंपैथी के बिना जज्बात को झिझोड़ के लोगों को वादे कर हथेली में चांद सूरज आसमान दिखा के ये वोट हासिल करा और रियासत तेलंगाना का वजीर आला बन गया। और 2018 में भी जो बात थी वही वादे आज पूरे वादे खिलाफी हो गए। तो अब तेलंगाना की आवाम को समझना है कि धोखेबाज का साथ देना है कि रेवंत अन्ना जो हक पे है, जो एक सच्चे कायद है और आज हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे, उनका साथ देना है। और मैं जैसा पहले बोलते हुए आया, केसीआर बी टीम है बीजेपी की, या बीजेपी क्या बी टीम बनकर आवाम को उसका साथ देना है या कांग्रेस का साथ देना है सेक्युलरिज्म की बुनियाद को मजबूत रखने के लिए, अभी आवाम के ऊपर है तय करना। ठीक है सर, कुछ आवाम को मैसेज दिए, क्योंकि देखिए अब सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों को ये समझना चाहिए कि केसीआर बातिल है, जालिम है और एक ऐसा बादशाह है जो जुल्म और सितम कर रहा। हमारे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए। मुसलमान भाइयों नींद से बेदार हो। 12% मिला नहीं मिला, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर मिला नहीं मिला, इस्लामिक मरकज़ आया नहीं आया, और शादी मुबारक स्कीम कामयाब हुआ नहीं हुआ, जहांगीर पीर की दरगाह को इमदाद मिला नहीं मिला। मैं ऐसे 50 चीज़ बता सकता हूँ जहाँ पर केसीआर साहब मुसलमानों के पीठ पे खंजर भुके और आज केसीआर और मजलिस मिले हुए और असदुद्दीन ओवैसी एक कमज़ोर कायद साबित हो रहे। क्यों बोलो?
वो जाके पार्लियामेंट में आवाज़ करते और अपने आप को शेर बोल लेते पूरे मुल्क में। पर जब रियासत तेलंगाना की बात आती तो एक भीगी बिल्ली बन जा रहे, कोने में डर के नजर आ रहे, मेरे को दिख रहे सो, तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठा रहे। केसीआर यहाँ धोखे दे रहा, तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए। और मेरा मुतालिबा, कांग्रेस का मुतालिबा ये है कि दलित बंधु के साथ मुसलमान बंधु नाम का स्कीम को भी अमल में लाइए। केसीआर साहब, मुसलमान पसंदा हालत में आप एक पैकेज का ऐलान नहीं करे, नौकरियों का ऐलान करे नहीं करे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कितने स्कीम से, कोई भी स्कीम से एक मुकम्मल तरीके से कामयाब हुई नहीं हुई। मुसलमान पसंदा हालत में आप सुधीर कमीशन की रिपोर्ट ले लिए, 60% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। और उसके बाद में दलित बंधुओं से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं दलित बंधु के स्कीम के हित में हूँ, मगर हम चाह रहे हैं कि वजीर आला केसीआर सारे दलितों के साथ इंसाफ करें। अगर से हुजूराबाद में ये पायलट प्रोग्राम अगर से कामयाब हो रहा तो ऐसी कामयाब पूरे 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में हो। और पूरे तेलंगाना के आवाम को ये समझना चाहिए कि जो ये केसीआर वादे कर रहा, पूरे वादे खिलाफी कर रहा। तो आपको समझना चाहिए अब आपके हाथ में है कि केसीआर को जिताना या हराना। जिताएंगे केसीआर को तो फिर नाइंसाफी तेलंगाना में होगी, और हराएंगे केसीआर तो बंगारू तेलंगाना बनेगा। ये है बस। थैंक यू सो मच हमारे शुक्रिया, आने शुक्रिया का, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोस्तों, वंस अगेन मैं बोलने से पीछे नहीं हटूंगा कि चाहे हुजूराबाद के इलेक्शन हो, चाहे फिर 2023 के इलेक्शन हो, ये तो वक्त ही बताएगा और पब्लिक तय करेगी कि कौन रूल करने वाला है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी दिखी मुझे राशिद साहब की, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी सेक्रेटरीट की मस्जिद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुकम्मल हो चुका है और मस्जिद का बनने का ऐलान हो चुका है। तो चलिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और एक वादे के साथ कि राशिद साहब को मैं फिर से अपने कैमरे के साथ में लाऊंगा। जो उन्होंने बी टीम का बात की है उस पर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा मैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, आप देखते रहे स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। अल्लाह हाफ़िज़।